हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने संविधान के जो तीसरा पार्ट है इसमें आपका इस ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। अपने तीसरी क्लास शुरू करते हैं आज। अब तक अपने कर चुके हैं 1892 तक के एक्ट की बात अपने पिछली 2 क्लासों में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अपने 1909 का एक्ट है वो शुरू करना है हमें, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन ये एक्ट करने से पहले अपने देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है ये क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था, तो उसके बारे में अपने इसका अध्ययन है वो पहले कर लेते हैं। तो अपने शुरू करते हैं पार्ट 3 संविधान में 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट की अपनी बात करते हैं। तो इसको लाने की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण यह है कि 1905 की अगर अपने बात करें तो 1905 में हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे जी की बात करें तो वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया जिसे बंग भंग भी कहा जाता है। बंग भंग भी कहा जाता है, मतलब बंगाल का विभाजन उन्होंने 1905 में कर दिया और सबसे बड़ा सामरिक दृष्टि से क्षेत्र माना जाता था जो बंगाल था, उसका विभाजन कर दिया। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद 2 संप्रदाय है वो अलग अलग हो गए, एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में और दूसरा एक मुस्लिम लीग के रूप में। उसके बाद 1907 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसमें 1905 तक अगर बात करें तो उसमें केवल नरम दल के नेता है वो ही माने जाते थे, इसमें थे, शामिल थे। लेकिन 1905 के बाद इसके अंदर गरम दल के कुछ युवा नेता भी इसमें शामिल हो गए और उनकी सोच या थिंकिंग की अगर बात करें तो वो इन नरम दल के जो नेता थे इनकी जैसी नहीं थी और इसीलिए इनमें काफ़ी विवाद हुआ। 1907 में सूरत के अधिवेशन में 1907 में सूरत में अधिवेशन बुलाया गया राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस 2 विभागों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विभाजन हो गया 1907 में, जिसके कारण न तो राष्ट्रीय कांग्रेस संगठित रह पाई और न ही 2 संप्रदाय जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों अलग अलग हो गए। इसीलिए इस विभाजन का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1909 का एक्ट है वो लागू किया गया। 1909 के एक्ट की बात करें तो 1909 के एक्ट में नाम दिया गया है वो है मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट इसे क्यों कहा जाता है, इसका कारण देख लेते हैं। तो मार्ले जो थे यह उस समय भारत सचिव थे। जो भारत सचिव का पद आपको बताया था कब बनाया गया था, कब सर्जित हुआ था, यह 1858 में हुआ था। 1858 में भारत सचिव का पद सर्जित किया गया था। वही भारत सचिव इस समय कौन थे, मार्ले, लॉर्ड मार्ले थे। और अगर बात करें मिंटो की तो मिंटो वायसराय थे। मिंटो जो थे यह वायसराय थे या कह सकते हैं यह गवर्नर जनरल थे। तो जो मिंटो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय थे
और जो मार्ले हैं वो भारत सचिव थे। अब बात आती है हमारे, इस प्रश्न उठता है कि वायसराय और गवर्नर जनरल, क्योंकि 1858 का जब एक्ट आया था उसके अंदर यह कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा, लेकिन फिर भी अपने गवर्नर जनरल का नाम ले रहे हैं। तो गवर्नर जनरल का यहाँ पर क्या महत्व है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वैसे मिंटो जो हैं वो गवर्नर जनरल ही थे, एक गवर्नर जनरल के रूप में ही कार्य है वो कर रहे थे। इसका कारण यह है कि जो गवर्नर जनरल होता था, ये है तो दोनों एक ही व्यक्ति होता था, वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों का पद संभाल रहे थे वो मिंटो ही थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटिश भारत के लिए था, ब्रिटिश भारत के लिए गवर्नर जनरल होता था। और जो देसी भारत है, देसी भारत की अगर बात करें, मतलब भारत दो भागों में बंटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश भारत जिसके अंदर अंग्रेजों का शासन था, वो वहाँ डायरेक्ट रूप से नियंत्रण स्थापित करते थे उसके ऊपर। लेकिन एक भारत ऐसा भी था जिसे देसी भारत कहते थे। जैसे अपने रियासतें आती है, जो राजा महाराजाओं का शासन था उस समय, उस पर अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं था, अंग्रेजों का कोई भी कानून, ब्रिटेन का कोई भी कानून इन पर लागू नहीं होता था देसी रियासतों पर। और उनके लिए कौन होता था, वो होता था वायसराय। तो यहाँ तक जो भी एक्ट लागू हुए हैं वो केवल लागू हुए हैं वो ब्रिटिश भारत के लिए ही लागू हुए हैं, वो देसी रियासतों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए वायसराय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, केवल गवर्नर जनरल का है। इसीलिए हम 1858 के बाद भी गवर्नर जनरल का नाम ही लेते हैं, वायसराय का नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मिंटो जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय नहीं थे, क्योंकि कानून जो बनाए जाते थे वो केवल ब्रिटिश भारत के लिए ही बनाए गए थे, देसी रियासतों के नहीं बनाए गए थे। तो इसीलिए ये डिफरेंस है गवर्नर जनरल और वायसराय में। तो ये गवर्नर जनरल है वो उस समय मिंटो थे। इस एक्ट की अगर बात करें अपने, तो इस एक्ट में कौन कौन से उपबंध लागू किए गए वो देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया, मतलब उनको पता था जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कि दो संप्रदाय, दो बड़े संप्रदाय मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं, उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने मुस्लिम जो संप्रदाय है उनको संरक्षण प्रदान किया और उनके लिए पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की। पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत है वो कर दी। अब बात करते हैं कि ये क्या था, पृथक सांप्रदायिक प्रणाली क्या थी। पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की अगर बात करें तो इसके अंदर ऐसा था कि जो मुस्लिम थे, यहाँ पर केवल जो सांप्रदायिक प्रणाली लागू हुई थी किसके लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, मतलब मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली है वो केवल लागू की गई थी। मतलब कुछ निर्वाचन क्षेत्र, इसका अर्थ ये था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिए गए कि उस क्षेत्र में केवल मत देने का अधिकार केवल मुस्लिमों को था। मतलब मुस्लिम जो है वो ही केवल वोट है वो दे सकते हैं उन सीटों पर जहाँ पर यह आरक्षण दिया गया था। उन सीटों पर
केवल मुस्लिम है संप्रदाय के लोग हैं वो ही मतदान कर सकते हैं और दूसरा कोई संप्रदाय नहीं कर सकता। अगर दूसरा वोटिंग करता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये था पृथक सांप्रदायिक प्रणाली, जिसके अंदर ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम है वो ही चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं था। सांप्रदायिक प्रणाली वो थी कि वहाँ पर जो वोट देने का अधिकार है वो भी केवल मुस्लिमों को दिया गया था कुछ सीटों पर, कुछ आरक्षित क्षेत्रों पर, और वो थी पृथक सांप्रदायिक प्रणाली, जिसके कारण आपस में जो अलगाव की भावना का विकास हुआ, जिसके कारण उसके बाद मार्ले जो था, मार्ले ने मिंटो से कहा भी था, मतलब सुझाव भी दिया था, लॉर्ड मार्ले जो थे सचिव थे, उन्होंने कि आप जो ये एक्ट लागू कर रहे हो, पृथक सांप्रदायिक प्रणाली लेकर आ रहे हो, यह आगे चलकर बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से कहा भी था कि हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये मार्ले, लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम जो ये पृथक सांप्रदायिक प्रणाली जो लागू कर रहे हैं, यह एक ड्रैगन के दांत के समान है और इसकी फसल है वो बहुत कड़वी होने वाली है। और यह आगे जाकर कड़वी भी हुई और भारत यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। आगे भारत का विभाजन जो हुआ उसका यही मुख्य कारण माना जाता है, जो यहाँ पर पृथक सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत है वो की गई थी। तो इसीलिए यह बात जो मार्ले ने कही थी वो सत्य साबित हुई। तो यह प्रमुख जो प्रभाव था इसमें 1909 में देखने को मिलता है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ने लेना है तो। उसके बाद अपनी बात करें कि इसमें पहली बार जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। तो किन्हें शामिल किया गया वो देख लेते हैं। तो वायसराय जो थे कि कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, वो थे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में। मतलब ये प्रथम भारतीय सदस्य थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए, वो थे एसपी सिन्हा। उसके बाद अगर बात करें भारत सचिव की परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार। उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया भारत सचिव की परिषद में। उनमें पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे के.जी. गुप्ता। तो ये 2 सदस्य जो है भारत सचिव की परिषद में शामिल किए गए भारतीय, प्रथम भारतीय माने जाते हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता। और अगर बात करें वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य जो शामिल किए गए थे वो थे एसपी सिन्हा। तो ये सदस्य हैं जो पहली बार शामिल हुए वायसराय और भारत सचिव की परिषद में। इस तरह से हमारा 1909 का एक्ट है वो कंप्लीट हुआ। महत्वपूर्ण अगर बात करें तो उसमें यही आएगा कि मार्ले मिंटो है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उसमें मार्ले क्या थे और मिंटो किस पद पर थे। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया गया, तो वो था
पृथक सांप्रदायिक प्रणाली है वो निर्वाचन की है वो शुरू की गई थी मुस्लिमों के लिए, केवल मुस्लिमों के लिए ही शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करें तो उनका आपको बताया है कि दोनों वैसे पद एक ही था, लेकिन देशी रियासतों के लिए वायसराय पद होता था और जो ब्रिटिश प्रांत हैं या ब्रिटिश भारत है उसके लिए गवर्नर जनरल होता था। तो उसके बाद अपने 1909 के एक्ट के बाद नेक्स्ट एक्ट की बात करें वो आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, यह आया 1919 में। इसके आने का मुख्य कारण क्या था, क्यों यह लागू हुआ, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1919 के एक्ट की बात करें तो 1909 में जैसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो सांप्रदायिक आधार पर शुरू की गई, तो उसके बाद यहाँ पर न तो इससे मुस्लिम लीग ज़्यादा संतुष्ट हुई इस एक्ट से, 1909 के एक्ट से, और न ही राष्ट्रीय कांग्रेस है वो संतुष्ट हुई। इसीलिए 1919 का एक्ट है वो लाना पड़ा। और इसके लाने का और उद्देश्य ये भी था कि इस समय जो विश्व युद्ध अगर बात करें, अपने प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें भारतीयों का सहयोग है वो लिया गया था। तो भारतीयों ने पूरा सहयोग भी किया था उस समय, इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि इन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसीलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए 1919 का एक्ट है उसमें बहुत चेंज किए गए और देश हमारे यहाँ के सदस्यों को परिषद में भी शामिल किया गया और बहुत छूट है वो इसमें दी गई। पिछले जो भी एक्ट लागू किए गए उनसे अच्छा माना जाता है 1919 के एक्ट को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की बात करें तो यह नाम क्यों रखा गया, पहले तो ये देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू की बात करें तो मॉन्टेग्यू जो है उसमें भारत सचिव के पद पर थे और जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय थे या कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। वायसराय या गवर्नर जनरल थे जो चेम्सफोर्ड हैं, और मॉन्टेग्यू जो हैं वो भारत सचिव के पद पर थे। और 1919 के एक्ट में पहली बार अगर बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत है वो मानी जाती है 1919 के एक्ट से। मतलब इससे पहले 1892 में अपने बात की थी कि पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो शुरू हुई थी। मतलब 1892 से पहले कोई भी चुनाव नहीं होता था, वैसे ही सदस्य मनोनीत किए जाते थे। लेकिन 1892 में पहली बार चुनाव तो हुआ, लेकिन किस तरह का, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो पहली बार कौन से एक्ट में हुए, वो हुए 1919 के एक्ट में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत वो की गई। उसके अलावा इससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, और इसी 1919 के एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार मिला। मत देने का अधिकार सबसे पहले महिलाओं को 1919 के एक्ट में प्राप्त हुआ। तो यह सबसे पहला एक्ट है जिसमें महिलाओं को यह अधिकार है वो प्राप्त हुआ। उसके अलावा सांप्रदायिक प्रणाली, निर्वाचन की सांप्रदायिक प्रणाली है वो अपने पढ़ा था 1909 के एक्ट में लागू की गई थी। लेकिन
1919 में इसका विस्तार कर दिया गया। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया क्योंकि 1909 में यह केवल मुस्लिमों के लिए ही लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पर 4 और वर्गों में बांट दिया गया उसको। और वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? वो पहले थे यूरोपीय, मतलब जो यूरोप से आ रहे हैं, अब वर्तमान मतलब जो आ रहे हैं वो यूरोप से, यूरोप के जो नागरिक हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। उसके अलावा आंग्ल भारतीय की अगर बात करें तो आंग्ल भारतीय वो होते हैं ऐसा नागरिक जिसका पिता या दादा दोनों में से वो ब्रिटिश नागरिक है और उसकी माता है वो भारतीय नागरिक है, तो उसे कहा जाता है आंग्ल भारतीय। तो वो आंग्ल भारतीय थे, उनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। उसके अलावा सिखों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र है वो दे दिया गया। भारतीय ईसाई जो भारत में रह रहे हैं, ईसाई हैं, उनको भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र है वो दे दिया, उनका भी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग कर दिया गया। इस तरह से इन 4 और संप्रदायों में इनको बांट दिया गया निर्वाचन क्षेत्रों को। इसीलिए जो पहले मुस्लिम संप्रदाय तक ही सीमित था वो उसका विस्तार कर दिया गया। मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार है वो कौन से एक्ट में किया गया, तो वो किया गया था 1919 के एक्ट में। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट में की गई, तो वो आएगा 1909 का एक्ट। इस तरह से ये 4 भागों में और बांट दिया गया, इसका विस्तार है वो हो गया। अब अपने नेक्स्ट देख लेते हैं और 1919 में क्या सुधार है वो किए गए 1919 के एक्ट में। इसके अंदर उत्तरदायी शासन शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया। ये पहली बार प्रयोग हुए थे। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन मतलब इससे पहले भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिश सरकार है उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। इसके द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग है वो किया गया। मतलब इससे पहले जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें केवल, या आपने कहें गवर्नर जनरल या वायसराय या सचिव जो भी अधिकारी थे, उनको अधिकार तो दिए गए थे लेकिन उनका कोई दायित्व है वो नहीं था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार उनका दायित्व है वो भी निर्धारित किया गया था, इस एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो इसी एक्ट के अंदर है वो जोड़ा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या जोड़ा गया 1919 के एक्ट में। वो आता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। मतलब केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना है वो की गई। इसके अंदर केंद्र को 2 सदनों में बांट दिया गया और वो सदन थे, पहला राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। राज्य परिषद इसको उच्च सदन कहा जाता है और जो विधानसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता था।
तो ये 2 सदन है वो निर्धारित किए गए केंद्र में। सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें 60 सदस्य निर्धारित किए गए और इसमें 145 सदस्य। तो केंद्र में जो 2 सदन बनाए गए थे, पहला राज्य परिषद और दूसरा विधानसभा। तो राज्य परिषद के अंदर 60 सदस्य थे और जो विधानसभा थी उसमें 145 सदस्य है वो निर्धारित किए गए। कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 5 वर्ष का था और इसका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का निर्धारित किया गया। मतलब दोनों का कार्यकाल भी निश्चित था। राज्य परिषद जो उच्च सदन था इसका कार्यकाल 5 वर्ष था और जो निम्न सदन विधानसभा था इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। तो इस तरह से केंद्र में विधानमंडलों की स्थापना हो गई। अब बात आती है प्रांतों के लिए इसमें क्या किया गया। तो प्रांतों की अगर बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, मतलब उस पर जो नियंत्रण है वो किसका होता था? गवर्नर जनरल का होता था। मतलब जो प्रांतें थी वो स्वायत्त या स्वतंत्र नहीं थी, उस पर कंट्रोल किसका होता था? गवर्नर जनरल का होता था। इसके जो प्रांतों के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय होते थे उन पर जो नियंत्रण था वो था गवर्नर का, और जो हस्तांतरित विषय जो होते थे वो मंत्रिमंडल के माध्यम से किए जाते थे। मतलब कर्ता दोनों ही गवर्नर जो नियुक्त था वहां पर वही करता था। प्रांतों में जो भी गवर्नर थे वो कार्य करते थे, वहां पर उन पर नियंत्रण स्थापित था। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उन पर जो नियंत्रण था गवर्नर जनरल कानून बनाता था अपनी परिषद की सहायता से। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे इन पर कानून बनाता था गवर्नर, वो किसकी सहायता से? मंत्रिमंडल की सहायता से। जो भारतीय मंत्री होते थे उनकी सहायता से ये कानून बनाया जाता था। तो 2 भागों में बांट दिया गया था विषयों को, जो प्रांत के विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित। और इन पूरे पर जो कंट्रोल होता था सभी प्रांतों पर, वो किसका? अंतिम रूप से जो नियंत्रण किसका था? वो था गवर्नर जनरल का। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो आपको पहले ही बताया है 1919 के एक्ट में चैम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से प्रांतों को स्वायत्तता नहीं मिली, इसके अंतर्गत वो गवर्नर जनरल के अधीन ही आते थे। लेकिन जो केंद्र है वहां पर विधानमंडल की स्थापना है वो कर दी गई थी। इसी एक्ट की अगर बात करें और नया क्या जोड़ा गया इसमें, पहली बार इसी एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन, मतलब जो लोक सेवकों की भर्ती है वो पहले कहाँ होती थी? लोक सेवकों की जो भर्ती है वो ब्रिटेन में होती थी पहले, लेकिन पहली बार भारत में कोई आयोग बना लोक सेवकों की भर्ती के लिए, तो वो कौन से एक्ट में बना? 1919 के एक्ट में बनाया गया। और 1919 के एक्ट के तहत ही 1926 में ली आयोग की रिपोर्ट पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
तो 1926 में ली आयोग की रिपोर्ट पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो की गई थी। तो ये मुख्य जो उपबंध थे वो लागू हुए थे हमारे 1919 के मॉन्टेगिय-चेम्सफोर्ड एक्ट में। और इसके आगे का जो भी उपबंध है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।